नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एक अध्ययन रिपोर्ट के बारे में जो वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु के प्रदूषण की वजह से ये कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा में 5 वर्ष से अधिक की कमी हो रही है और इसके लिए ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो विश्व में प्रदूषण हो रहा है उसमें 59% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि ये प्रदूषण जो विश्व में देखने को मिल रहा है उसमें से अधिकांश कारणों में या अधिकांश देशों की हिस्सेदारी के संदर्भ में केवल दक्षिण एशिया के देशों अर्थात कुछ देशों की हिस्सेदारी या भागीदारी ज़्यादा है। ये कौन से देश हैं, इस विषय पर बात करेंगे। वायु प्रदूषण क्या होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके कारण क्या हैं, इन सभी बातों पर विचार करेंगे, बात करेंगे आज के सेशन में। उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है। सूचना यह है कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक कुछ कोर्सेज़ पर 50% की छूट दी जा रही है। ये कोर्स कौन कौन से हैं, तो लाइव कोर्स हैं, ऑनलाइन और पेन ड्राइव, डीएलपी प्रोग्राम, इन सब पर छूट है। साथ ही साथ इसमें क्या कौन कौन से कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स, बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स, एनसीईआरटी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक डेडिकेटेड बैच है वो आप लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ वैकल्पिक विषय की बात करें तो इतिहास और भूगोल का जो वैकल्पिक विषय है ये भी आप लोगों को छूट पर दिया जा रहा है। इसके लिए आप चाहें तो हमारी कॉलिंग टीम को 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 7428085757 इस नंबर पर भी कॉल करके अपनी जिज्ञासाएं या अगर कोई और जानकारी है तो आप उसे ले सकते हैं। ईएमआई की सुविधा है, ईएमआई की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। तो ये जानकारी उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो घर बैठ करके या दूर रह करके तैयारी करते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से वो क्लासेस नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन नाउ अ मेजर रिस्क टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन साउथ एशिया स्टडी में बताया गया है, अर्थात अध्ययन में बताया गया है। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में इसलिए है क्योंकि वार्षिक वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया के सबसे जो प्रदूषित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में से एक है दक्षिण एशिया। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, इन देशों को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। यहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और बांग्लादेश भारत तो शामिल है ही, यहाँ पर श्रीलंका भी है। तो इन सभी देशों को मिलाकर के दक्षिण एशिया कहा जाता है या दक्षिण एशिया के देश कहे जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रदूषण की वजह से प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा में 5 वर्ष से अधिक की कमी आई है। कमी आने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी कहा गया है कि अध्ययन रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया है उसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, अर्थात वायु प्रदूषण के क्षेत्र में। इसी से संबंधित बात ये भी बताई जा रही है कि बांग्लादेश जो है प्रति व्यक्ति औसत आयु में कमी आई है जो 6.8 वर्ष है। साथ ही नई दिल्ली की बात करें तो औसत वायु 10 वर्ष कम हुई है। 2013 के बाद विश्व में जो प्रदूषण है उसमें 59% की वृद्धि हुई है और इस 59% वृद्धि के लिए केवल भारत को जिम्मेदार माना गया है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है कि अगर हम 2.5 के स्तर में कमी कर लेते हैं तो इससे जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें 2.3 साल की वृद्धि हो सकती है। साथ ही औसत जो वैश्विक वृद्धि होगी वो कम से कम 17.8 अरब साल हो सकती है। PM 2.5 का मतलब क्या है? PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। यह वायु में उपस्थित जो छोटे छोटे कण हैं उनको बताता है। दरअसल हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि PM 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर वायु की गुणवत्ता का मापक है। और वायु की गुणवत्ता के मापक के साथ साथ यह कैसे उत्पन्न होता है, तो विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण, प्राकृतिक कारणों और मानवीय कारणों से यह उत्पन्न होता है और यह वायु को प्रदूषित करता है।
तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ ये बात तो कही गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान के संदर्भ में कहा गया है कि PM 2.5 के कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है। औसत नागरिक की जो उम्र है उसमें 3.9 वर्ष की वृद्धि देखी जा सकती है। नेपाल के संदर्भ में कहा गया है कि औसत जो नागरिक उम्र है उसमें 4.6 वर्ष की वृद्धि संभव है। चीन के संदर्भ में कहा गया है कि प्रदूषण के कारण यहाँ पर जो गिरावट आई है 2013 से लेकर के 2021 के मध्य 42.3% की कमी देखी गई है। तो इन सभी स्थितियों में सुधार हो सकता है बशर्ते इस क्षेत्र में अगर सकारात्मक प्रयास किया जाए। अब वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे विभिन्न गतिविधियों के कारण अगर हम बाइक लेकर के जा रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का हम दहन कर रहे हैं और उस जीवाश्म ईंधन के दहन की वजह से वायु में 2.5 या जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो जाकर के वायु में शामिल हो जाते हैं और श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं, अर्थात हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति जो जीवन प्रत्याशा है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बातों को समझने के साथ साथ ये बात आती है कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन के दहन की वजह से, जैसा कि मैंने कहा कि जो आंतरिक दहन वाले इंजन हैं उन इंजन के दहन की बदौलत कुछ ऐसे कण होते हैं जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं और वो धुएं के रूप में वातावरण में फैल जाते हैं और वही श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। बिजली संयंत्रों में ऊर्जा के लिए कोयले का दहन किया जाता है। इससे भी जब कोयला जलता है तो धुआं निकलता है और धुएं के जो छोटे छोटे कण हैं वो वायु में जा कर के वायु को प्रदूषित करते हैं। पेट्रोलियम और अन्य जो औद्योगिक दहनशील पदार्थ हैं उनकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन के दहन की बात हमने की ही। यहाँ पर देखें जो व्हाट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पर एनिमल पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर गतिविधि है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन गतिविधि है, शिपिंग की वजह से भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो भी प्रोसेस होता है या जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से भी वायु प्रदूषित होता है। यहाँ पर रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से भी होता है। न केवल सड़क पर जो पड़ी हुई धूल है वो उड़ कर के वायु को प्रदूषित करती हैं, बल्कि इसके एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण का कारण बनता है। साथ ही एनर्जी जनरेशन के लिए जो हम कोयले का दहन करते हैं और कोयले के जलने के दौरान और उसके बाद जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो भी 2.5 के रूप में वायु में जाकर के मिल जाते हैं और फिर वो वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल है, जैसे हम कुछ भी जलाते हैं, आप पशु का गोबर कह लीजिए और गोबर के कंडे बनाए जाते हैं और उसको जलाए जाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। जो हम परंपरागत ईंधन का दहन करते हैं, जैसे लकड़ी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी वायु प्रदूषण होता है। यहाँ से भी छोटे छोटे कण निकलते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। हाउस होल्ड की बात करें तो कई ऐसे पेंट होते हैं, पेंट में भी हमें ये देखने को मिलता है कि प्रदूषक वहाँ पर छोटे छोटे कण विद्यमान हैं। फोम के संदर्भ में भी कहा जाता है कि उसमें अध्ययन बताते हैं कि उसमें भी कुछ ऐसे प्रदूषक तत्व हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इससे संबंधित बातों को देखने के साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है जितनी भी कृषि गतिविधियाँ हैं और कृषि के उप उत्पाद होते हैं, जैसे हमने फसल को काट लिया, काटने के बाद जो स्टबल बर्निंग होती है जिसे आप पराली दहन कहते हैं, पराली दहन की वजह से भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषित होती है। और यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ आप यहाँ पर पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, जब भी यहाँ पर पराली का दहन होता है तो उसकी वजह से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में PM 2.5 बढ़ जाता है वायु में और उससे जो श्वसन क्रिया है, जो मानव स्वास्थ्य है, वो प्रभावित होता है। तो यहाँ अमोनिया वायुमंडल में सबसे खतरनाक पदार्थ है। कृषि पद्धतियों में जैसे कि उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इससे कीटनाशकों से न केवल यहाँ पर भूमि प्रदूषित होती है बल्कि जल प्रदूषण भी होता है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये बुआई का चक्र है, हम एक फसल जैसे ही काटते हैं, काटने के बाद दूसरी फसल के लिए हम खेत की जुताई करते हैं, तो खेत हमें साफ चाहिए, उसके लिए हम पराली का दहन करते हैं।
तो इन सभी गतिविधियों से हमें प्रदूषण देखने को मिलता है। लैंड फिलिंग पर अवशिष्ट की बात करें तो कचरा दफनाया जाता है, कहीं पर भी कचरा, आप दिल्ली के आसपास के कई क्षेत्रों में देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ हैं। यहाँ पर आप आज़ादपुर की तरफ आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखेगा। तो इन साइटों पर ये जो डंप कर दिया जाता है, डंप करने के बाद एक समय के बाद यहाँ से मीथेन निकलता है, तो ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है और कई बार यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और ज्वलनशील होने की वजह से ये खतरनाक हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि औद्योगिक जो धूल निकलती है, जो अवशिष्ट निकलता है, ये भी जैसे कि विनिर्माण उद्योग से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोकार्बन निकलता है, कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं और यहाँ रासायनिक पदार्थ भी निकलते हैं। परिणाम ये होता है कि इससे गुणवत्ता वायु की खराब होती है या वायु की गुणवत्ता खराब होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है जो खनन कार्य किए जाते हैं मशीनों के द्वारा खनन या अधिक नीचे तक जब हम बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं खनन के लिए, तो उसका परिणाम ये होता है कि रसायन और धूल इसका निष्कर्षण होता है जो वायु में जा कर के वायु को प्रदूषित करते हैं और फिर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। जिस क्षेत्र विशेष में खनन किया जा रहा है, चाहे कोयले का ही खनन क्यों न हो या अन्य खनिज पदार्थों का खनन क्यों न हो, स्थानीय आबादी तो परेशान होती ही है, अर्थात उस प्रदूषण का शिकार होती ही है। साथ ही साथ वहाँ के आसपास के अन्य जो लोग हैं या उसमें काम करने वाले जो मज़दूर हैं या अन्य लोग हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। घरेलू सफाई के सामान जो होते हैं उससे भी प्रदूषक निकलते हैं। पेंट के रूप में मैंने बात किया कि इसमें भी खतरनाक रसायन होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ अन्य अगर क्रियाओं की बात किया जाए तो प्राकृतिक घटनाएं भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र विशेष में हुआ, यह धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, इस धुएं के गुब्बार की वजह से वायु प्रदूषित होती है और इसमें बड़े पैमाने पर पार्टिकुलेट मैटर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप जंगल की आग कह सकते हैं, धूल भरी आंधियाँ कह सकते हैं। अगर किस क्षेत्र विशेष में आप राजस्थान के क्षेत्र में या जो ऐसे रेतीले क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएंगे जहाँ मरुस्थल है, वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ देखी जाती हैं। जब भी वायु तेज़ चलती है तो तेज़ चलने की वजह से अर्थात जो आंधी होती है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिकुलेट मैटर उपस्थित होता है या देखा जाता है। अब कुछ और बातें यहाँ पर देख लें तो वायु गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा हम सार्वजनिक जो परिवहन है, परिवहन के साधन, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वाहनों की संख्या हमें सीमित करनी चाहिए और इसके लिए कार पूलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप ओला या उबर या कोई भी ऐसी जो परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जब आप जाते हैं तो कार पूल की भी व्यवस्था होती है कि क्या आप अपने साथ किसी और व्यक्ति को लिफ्ट देना चाहते हैं। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि शेयरिंग में आपका पैसा भी कम हो जाता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाहनों की संख्या इससे सीमित होगी और प्रदूषण, चूंकि जाम कम लगेगा, ट्रैफिक कम होगा तो प्रदूषण भी कम होगा। प्रदूषण कम होने के साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। सख्त उत्सर्जन नियमों को लागू करना चाहिए ताकि इस तरह की गतिविधियां हमें ना देखने को मिले और दिल्ली के आसपास और दिल्ली में जो 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियां हो गई हैं उन गाड़ियों को MCD और अन्य जो उससे संबंधित अथॉरिटी हैं वो खींच करके ले जा रहे हैं, उनको स्क्रैप कर रहे हैं। ये भी अच्छी नीति है। ताप विद्युत संयंत्रों और उद्योगों की दक्षता में सुधार करनी चाहिए। जो पुराने उद्योग हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास कि पुरानी गाड़ियां हैं वो लगातार धुआं दे रही हैं फिर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छत पर सौर ऊर्जा लगाना चाहिए, उससे संबंधित पैनल लगाना चाहिए और इसके उत्पादन को अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं या ई-व्हीकल, इनके एडॉप्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली सरकार ने बढ़ावा भी दिया उन पर सब्सिडी दे करके, तो इस तरह की गतिविधियां हम कर सकते हैं। सड़कों से जो धूल है जो वाहनों के चलने के बाद लगातार उड़ते हैं, अगर हम सड़कों की नियमित सफाई करें तो जो छोटे छोटे कण उड़ करके और वायु को प्रदूषित करते हैं ये नहीं होगा। निर्माण गतिविधियां हैं, इसके लिए सबसे पहले ये एक मानक जो है उसको लागू करना चाहिए कि जब भी इस तरह के कार्य हों अर्थात कंस्ट्रक्शन हो तो उसे ग्रीन पर्दे से ढका जाना चाहिए। ढक करके पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि
जो छोटे छोटे कण हैं वो तोड़ने के दौरान या जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उस दौरान वो उड़े न और आसपास के वायु को प्रदूषित न करें। तो साथ ही साथ निर्माण गतिविधियों के अलावा जो बायोमास है उसको जलाने से रोकना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण की समस्या ना हो। तो इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर बात कर लें, वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखें तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी शुरुआत की गई थी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या बताती है, तो वायु की गुणवत्ता को बताती है और यह भी बताती है कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। यहाँ पर देखें, 0 से अगर 5 होता है तो अर्थात यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स में एयर क्वालिटी अगर 0 से 5 है तो ये ठीक है, गुड है। 51 से लेकर के अगर 100 तक है तो सेटिस्फैक्ट्री कहा जा सकता है। 101 से अगर 200 है तो यहाँ पर ये स्थिति देखेंगे, पहले ही येलो कर दिया गया है। उसके बाद अगर 201 से 300 है, ये स्थिति बताई जा रही है कि इससे खतरनाक है, फिर रेड कर दिया गया। और यहाँ पर देख रहे हैं जब 400 से 500 है तो अर्थात सीवियर बताया जा रहा है कि यह बहुत ही ख़राब स्थिति है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, जो डीजल आधारित जनरेटर हैं, इन सबको बंद कर देना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सरकार समय समय पर इन सभी बातों को ध्यान में रख करके गाइडलाइन जारी करती रहती है ताकि इन सभी स्थितियों से निजात पाया जा सके या वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके और वायु की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। यहाँ पर कुछ और बातें भारत के परिदृश्य के संदर्भ में बात किया जाए तो जो PM 2.5 है उसका औसत स्तर 40 से 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर बताया गया है। WHO ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार जो निर्धारित मानक हैं अर्थात 10 मिलीग्राम से यह 4 गुना ज़्यादा है। कौन सा? भारत में जो स्थिति देखी जाती है, जो औसत वायु प्रदूषण रहता है वो इतना रहता है। WHO कहता है कि इतना होना चाहिए, तो इससे 4 गुना ये अधिक है। भारत के 22 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। यहाँ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है 2020 बताता है कि इसमें अर्थात दुनिया के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उन शहरों में से अकेले 22 शहर भारत के हैं। तो भारत की स्थिति यहाँ पर दयनीय बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रदूषक के कारण भारत में मौत के आंकड़े क्या हैं। ये जब हम समझते हैं तो इसके हिसाब से फिर हम आगे अपनी रणनीति बना पाते हैं। तो 2019 में लगभग 1.7 मिलियन मौत के आंकड़े देखे गए थे। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात की जाए तो कुल मौतों का लगभग यह 18% है। जो कुल भारत में मौतें होती हैं उसका ये 18% है जो अकेले वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। नुकसान क्या होता है कि इससे हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है या घरेलू उत्पाद उसमें 1.36% की कमी आ रही है, क्योंकि जो स्वस्थ मानव संसाधन है, ये स्वस्थ मानव संसाधन जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन में योगदान दे करके भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का काम कर सकता है, ये नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रही है असामयिक मौत और रुग्णता के कारण। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा और काम नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी को उससे नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को उससे नुकसान होगा। आर्थिक नुकसान अगर राज्यों की जीडीपी की बात की जाए तो इसकी वजह से 0.67% का नुकसान हुआ है और ये बढ़कर के 2.15% हो गया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने प्रमुख नीतिगत कौन कौन से पहल किए हैं, तो भारत सरकार ने पहल ये किया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया है और इसके तहत अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से वायु प्रदूषण को रोकने का काम किया जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक भी शुरू किया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर की बात की जा रही है दिल्ली में, इन क्षेत्रों के लिए है। जवाहर नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया है ताकि जो हम जीवाश्म ईंधन का दहन कर रहे हैं, ऊर्जा पर जो हमारी निर्भरता है अर्थात जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भरता है या अन्य क्षेत्रों में जो हमारी निर्भरता है, चाहे कोयले के दहन आधारित जो ऊर्जा है, उसको हम कम कर सकें और अपनी ऊर्जा आवश्यक
आवश्यकताओं को सौर मिशन के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा हम पूरा कर सकें। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन होता था या परंपरागत ऊर्जा जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, उस पर कमी लाने का प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो घरेलू प्रदूषण अर्थात खाना बनाने के लिए जो परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था, उस ऊर्जा पर निर्भरता को कम किया गया है। हाल के संदर्भ में बात किया जाए तो प्रधानमंत्री ने अर्थात जो सब गैस सिलेंडर, उस गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की कमी देखी गई है, अर्थात उसके मूल्य में 200 रुपये की कमी देखी गई है, जिससे जो गैस सिलेंडर है एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका एडॉप्टेशन बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ व्यक्तिगत पहल करने की ज़रूरत है और व्यक्तिगत पहल एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि न केवल हम वायु प्रदूषण को रोकें बल्कि अलग अलग जो प्रदूषण हैं हमारी अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से होते हैं, उन सभी प्रदूषणों को कम करने का हर संभव प्रयास करें। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।